हमारा चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हमें समझना ये है कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहला ऐसा इवेंट जिसकी वजह से यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है वो कौन सा है, आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। कई बार ये हमसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिया जाता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यूरोप में नेशनलिज्म की शुरुआत होती है कहाँ से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो 1789 में हुई थी, जिसको हमने 9th क्लास में बहुत ही डिटेल में पढ़ा भी था। और इस वक्त फ्रांस जो है वो क्या था, एक फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789। और वहाँ पे क्या था, एब्सोल्यूट मोनार्की। ये जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था वहाँ पे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर रेन ऑफ टेरर आया, फिर डायरेक्टरी का रूल आया, ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद ये है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो सॉवरेनिटी है वो ट्रांसफ़र हो गई फ्रॉम द मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। कहने का मतलब ये है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसमें क्या था, जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो वहाँ से मोनार्की से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग पावर को छीन लिया गया और वो किसको ट्रांसफ़र कर दी गई, बॉडी ऑफ सिटीजन्स, जिसका नाम हमने पढ़ा था नेशनल असेंबली। इसका नाम क्या था, नेशनल असेंबली। तो जो सॉवरेनिटी है वो मोनार्की से नेशनल असेंबली को ट्रांसफ़र हो गई। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी। रेवोल्यूशन जो है वो उसका एम क्या था, उसका एम ये बताना था कि किसी भी नेशन को बनाते कौन है या किसी भी नेशन की डेस्टिनी कौन शेप करते हैं, इट वाज द पीपल एंड नॉट द मोनार्की। ओके, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या कॉन्टेक्स्ट था यहाँ पे। तो क्या क्या ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से नेशनलिज्म की शुरुआत होती है। तो बहुत ही शुरुआत से फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर्स, बहुत सारे ऐसे तरीके, बहुत सारे ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो शुरू कर दी थी, जिनकी वजह से फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो गई थी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब ये है, पहले जब नेशन स्टेट्स हुआ करते थे, कम्युनिकेशन ऐसा था नहीं, तो लोग आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए थे, अलग भाषा बोलते थे, ठीक है, उनका कल्चर अलग होता था। तो इसलिए वो सब लोग जो हैं वो आपस में सिर्फ एक ही तरीके से जुड़े होते थे। उनका एम्परर को लेके जो एलिजेंस था, एम्परर को लेके जो उनकी रिस्पेक्ट थी, उनकी श्रद्धा थी, इसी तरीके से वो लोग एक दूसरे से जुड़े थे। और ना भाषा के आधार पर जुड़े थे, ना धर्म के आधार पर जुड़े थे, ना कलर के आधार पर जुड़े थे, सब अलग अलग थे। तो इसलिए जो फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज़ हैं उन्होंने लोगों को आपस में जोड़ना शुरू किया। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिनकी वजह से वो लोग आपस में जुड़ गए, वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है, द आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे, मतलब द फादरलैंड एंड ल सिटोयन, एम्फेसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी। मतलब ऐसे आइडियाज़ ऑफ ला पैट्रे एंड ल सिटोयन जो है उन्होंने एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने पे एम्फेसाइज किया, जिसके पास इक्वल राइट्स होंगे और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल। जब मोनार्की थी तो रॉयल स्टैंडर्ड होता था, लेकिन लोगों में यूनिटी लाने के लिए रॉयल स्टैंडर्ड को हटा के उसकी जगह एक नया फ्रेंच फ्लैग जो है, जो कि ट्राई कलर था, वो चूज़ किया गया। दूसरी चीज़। तीसरा, एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स। जो एस्टेट जनरल, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट के जो लोग थे, तो एस्टेट जनरल को हटा के और उसका नाम क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। जहाँ पे वो सोवरेनिटी ट्रांसफ़र हुई थी नेशनल असेंबली में, वही नेशनल असेंबली। उसके बाद है फोर्थ, न्यू हिम्स। हिम्स का मतलब होता है भजन, मतलब जैसे हमारा राष्ट्रगान है, जैसे हमारा राष्ट्रगीत है, वो क्या है, हिम्स। देवर कंपोज्ड, वो बनाए गए, लोगों ने शपथ ली और जो लोग शहीद हो चुके थे उनको याद किया गया। और ये सब किसके नाम पे हुआ, नेशन के नाम पे, राजा के नाम पे नहीं हुआ, नेशन के नाम पे।
उसके बाद पांचवा है एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो लाया गया, किसकी जगह पे? जो पहले वाला सिस्टम था जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं था, सब लोग जो हैं उनके लिए अलग अलग कानून थे, तो उसकी जगह एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो क्या करेगा, यूनिफॉर्म लॉज जो है वो फॉर्मुलेट करेगा अपनी टेरिटरी में। उसके बाद है सिक्स्थ इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़, जो लोगों में डिफरेंसेस को बताती थी कि हर जगह के लोग जो हैं वो अलग हैं। एंड ड्यूज़ का मतलब होता है बकाया राशि, आपका उधार जो बचा हुआ है, ड्यू का मतलब क्या होता है? बकाया राशि, बचा हुआ पैसा, बकाया राशि, ड्यूज़। इनको क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, किसका? वेट्स एंड मेजर्स का। बिल्कुल सही है। उसके बाद रीजनल डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब होता है जो हमारी भाषा है, जैसे हम एक भाषा का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल राजस्थानी। लेकिन क्योंकि राजस्थान में खुद इतने ज़्यादा एरियाज़ हैं कि हर जगह पे जाके भाषा में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रीजनल डायलेक्ट बोलते हैं। रीजन के हिसाब से बोली में जो बदलाव आता है उसको क्या बोला जाता है? रीजनल डायलेक्ट्स। तो रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज कर दिया, और फ्रेंच जो कि पेरिस में बोली और लिखी जाती थी उसको क्या बना दिया गया? कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी राजस्थानी लैंग्वेज है उसके बहुत सारे डायलेक्ट हैं, तो इसलिए उसको फॉर्मल लैंग्वेज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारी फॉर्मल लैंग्वेज क्या है? हिंदी के बहुत सारे डायलेक्ट्स नहीं हैं। जो रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं उनके बहुत सारे क्या होते हैं? डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे बिहारी लैंग्वेज, ये क्या है? अपने आप में एक डायलेक्ट है, इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज नहीं बना सकते। तो ये कुछ चेंजेस थे, 6 से 7 चेंजेस जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने किए थे। किस पर्पज़ से किए थे? टू ब्रिंग यूनिटी इन द पीपल, लोगों में यूनिटी लाने के लिए। ओके, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब्स, जो हमने 9th क्लास में पढ़े भी थे। जैकोबिन क्लब्स किसने बनाए थे? मिडिल क्लासेस ने। और मिडिल क्लासेस में भी कौन से? जो वेल टू डू फैमिलीज से नहीं थे, उन मिडिल क्लासेस ने क्या बनाए थे? जैकोबिन क्लब्स बनाए थे। जैकोबिन क्लब्स का काम क्या था? जैकोबिन क्लब्स ने नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाने की जिम्मेदारी खुद पे ले ली थी। जैसे यहाँ पे हैं, जैकोबिन क्लब में कौन थे? रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज ने डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रेंच नेशन जो है उसकी डेस्टिनी को शेप करना अब उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे वांटेड टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, क्योंकि फ्रांस में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होने की वजह से वो क्या बन चुका था? एक नेशन बन चुका था। लेकिन अब उन्होंने यूरोप के अदर नेशंस की जिम्मेदारी भी ले ली थी।